नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वह मुश्किल की स्थिति से गुजर रही है और 20 साल से लगातार वही स्थिति है। वे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मुश्किल की स्थिति है उससे हम बाहर निकल करके और हम अपनी सरकार बनाएं, पर वे लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर वहां के जो लोग हैं आरजेडी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आज हम उसी के ऊपर में बात करेंगे। सबसे पहले आरजेडी का एक हम बैकग्राउंड आपको दे देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। 1990 में जब पहली बार लालू प्रसाद यादव जी इलेक्शन लड़ रहे थे और जब लोगों को पता लगा कि वे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो लोग काफ़ी खुश हुए। सभी लोग काफ़ी खुश हुए ये सोच करके कि एक गरीब घर का लड़का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है और हमारा जो पीड़ा है उस पीड़ा को समझेगा, क्योंकि एक गरीब जो है वही दूसरे गरीब का जो पीड़ा है उसको समझ सकता है। ये सोच करके लोग काफ़ी प्रसन्न थे। जब लालू यादव का जो पहला कालखंड रहा 90 से लेकर के 95 तक, उस समय उनका मुख्य जो ध्यान जहां पर वे केंद्रित किए थे, उनका जो प्राइम फोकस था वह था समाज में समानता लाना। असमानताएं थी उस समय। हम छोटा छोटा एक आध उदाहरण हम आपको दे देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उस समय गांव में धान की जब खेती होती थी तो धान की रोपनी के समय जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो ऊंचे जाति के जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा जमीन होता था, उनका नौकर लोग जा करके जो गरीब तबके के जो लोग होते थे उनको जाकर सिर्फ ये बोल देता था कि आज उनके घर में रोपनी होना है, सब लोग चले आना। वो जो बोल दिए बस उतना ही काफ़ी है। नौकर जा करके बोल दिया उतना काफ़ी है। सब लोगों को वहाँ रोपनी के लिए पहुँचना जरूरी है। अगर नहीं पहुँचे तो फिर मुश्किल हो जाती थी। मतलब लोगों में भय तो व्याप्त था ही। दूसरा आप ये समझिए, जो बड़े लोग हैं उनके सामने जो गरीब तबका के जो लोग होते थे वे लोग बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि लोग बुरा मान जाते थे। उस समय गरीब तबका के जो लोग हैं अगर अपना मूंछ ऐंठ दिया उस समय झगड़ा हो जाया करती थी। तो देखिए, समाज में असमानताएं थीं और कोई भी समाज या कोई भी राष्ट्र तब तक ऊपर नहीं हो सकता है जब तक लोगों के बीच में समानता न हो जाए। तो लालू यादव जी का यह कदम बहुत सराहनीय था। उस समय काफ़ी लोग प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे जब ऐसा वे घोषणा किए थे। परंतु दिक्कत क्या यहां पर हुआ? इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का जो तरीका था उसमें कमी हो गई। शुरुआत में जिसका जो शुरुआत जो हुई ना, वही गलत तरीके से हो गया। भावना अच्छी थी, ठीक है, समानता लाना भावना अच्छी थी, परंतु उसको कैसे करना है, ये करने का जो तरीका था उसमें दिक्कत हो गई। देखिए, सेम इशू हुआ था आपको तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या किए थे कि समानता लाने के लिए बहुत सारा स्कूल खोला गया था, कॉलेज खोला गया था, और जितने गरीब लोग थे वे गरीब लोगों को शिक्षा के ऊपर वे लोग मेन फोकस किए। गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ कि 5, 10, 15 साल होते होते करीब करीब समानता वहाँ पर आना शुरू हो गया तमिलनाडु में। देखिए, एक बार अगर आपका जो माइंड है, अगर आपको शिक्षा मिल जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो समझ लीजिए कि 90% समानता ऐसे ही आ गया।
धन का समानता वहां पर कोई मैटर नहीं कर जाता है। परंतु बिहार में भावना अच्छा होते हुए भी उसको करने का तरीका गलत हो गया। अब यहां पर उदाहरण देखिए कैसे हुआ। वहां पर एक नारा लगाया गया कि भूरा बाल साफ करो। देखिए दो तरीका है यहां पर। अगर एक लाइन है तो एक तरीका है कि उस लाइन को छोटा कर दो ताकि जो दूसरा लाइन है उससे बराबर किया जा सके, और दूसरा क्या है कि जो छोटी लाइन है उसको बड़ा करो, जैसे कि तमिलनाडु में किया गया था। छोटी लाइन को धीरे 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 करके बड़ा किया गया था। बिहार में जो बड़ा लाइन है उसको कट करने का कोशिश किया गया, जिसमें नारा दिया गया भूरा बाल साफ करो। भूरा मतलब भू से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला, मतलब वहां जो भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे। एक किया गया, नारा दिया गया। ऐसा नहीं है कि सबको मारपीट शुरू कर दिया गया शुरू में। इस नारा का प्रभाव बहुत गलत हुआ। लोग तो बोल दिए इसको साफ करो। साफ करने का मतलब क्या होता है? बहुत लोग इसको गलत तरीका से ले लिए और धीरे 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 कुछ कालखंड के उपरांत में यह एक लड़ाई का रूप लेना शुरू कर दिया। डिवाइड होना शुरू हो गया। जैसे जो समाज है वहां पर डिवाइड होना शुरू हो गया। दोनों में शत्रुता धीरे धीरे होना शुरू हो गया। फिर ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक तरफ तो जैसे जो गवर्नमेंट थी, भले ही मतलब गवर्नमेंट लेवल पर नहीं कुछ किया जाए, परंतु नारा दे देने के कारण जो गरीब तबका के लोग थे उनको एक साहस मिल गया कि हाँ, हम अगर कुछ करेंगे भी तो हमारे पीछे सरकार है। तो वहाँ पर टसल शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो फॉरवर्ड लोग भी क्या किए कि अपना एक ग्रुप बना लिए। गरीब लोगों का एक ग्रुप हुआ, आईपीएफ या नक्सलाइट या और जो भी उस समय बनाए, एक ग्रुप बना लिए। फॉरवर्ड लोग भी रणवीर सेना ऐसे करके ग्रुप बना लिए और दोनों के बीच में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, गांव के गांव जलाए जाने लगे। बाद में क्या होता है देखिए, ये तो एक लेवल हो गया आपको। दूसरा, जितने जो बिजनेसमैन थे, जो मतलब ऊपर जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, उनको भी परेशान किए जाने लगा। उनका अपहरण होना शुरू हो गया। जब अपहरण होने लगा तो उनसे पैसे लेकर के उनको छोड़ा जाने लगा। बहुत सारे लोग क्या किए, उसी समय पलायन हो गए, बिहार से पलायन कर गए दूसरे जगह के लिए। परंतु ये जो अपहरण का जो कार्यक्रम जो बड़े लेवल पर जो शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे छोटे लेवल तक पहुंच गया। और अपहरण पैसे के अलावा अलग काम के लिए भी शुरू होने लगा। जैसे कि किसी को जमीन लिखवाना है, जबरदस्ती अपहरण करके लिखवा लिए। शादी करने के लिए भी अपहरण शुरू हो गया। लड़के को अपहरण कर लिया गया, जबरदस्ती शादी, और धमकी दे दिया गया कि अगर कुछ लड़की के साथ किए तो हम कुछ कर देंगे। तो देखिए ओवरऑल क्या हुआ, ये सब स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। बाद में फिर क्या होता है, पहला 5 साल तक क्या हुआ, देखिए कुछ लोग तो नाराज हुए, ठीक है, परंतु ज्यादातर लोग ऐसे थे, उनकी संख्या ऐसी थी जो लोग खुश थे लालू यादव के ऊपर। तो दूसरा टर्म भी लालू प्रसाद यादव जी जीत जाते हैं। परंतु दूसरा टर्म का जब 2 ही साल पूरा कर रहे होते हैं, उसी समय उनके ऊपर आरोप लग जाता है इसका मतलब फोर्डर स्कैम का। ठीक है, तो यहाँ स्कैम के कारण उनको कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है और राबड़ी देवी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो राबड़ी देवी के जो भाई लोग हो गए या उनके जो परिवार लोग हो गए, उनका आतंक धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि पावर आ जाने के बाद वे लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। कहीं पर शोरूम को लूट लेना, चाहे कार का शोरूम हो चाहे कुछ भी हो। ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय कि रात में अगर आपको ट्रैवल करना है बस के द्वारा तो एक बस कभी नहीं जाती थी। जब 5 या 10 बस एक जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर पुलिस एस्कॉर्ट करके बस को ले जाती थी। मतलब आप समझिए
ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं बनाया गया था, और सिर्फ यही जो बदनामी वाला जो चीज़ है, मारपीट, गुंडागर्दी, अपराध, यही सब का वहाँ पर बोलबाला हो गया। और तब तक क्या हुआ, लालू यादव जी का जो कंट्रोल था धीरे 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 वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और जब ये सब अपराध बढ़ने लगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट तक ही सीमित रह गया, धीरे धीरे हर जगह वह फैलता चला गया, कैंसर की बीमारी की तरह। फिर क्या होता है, 15 साल तक वे लोग किसी तरीक़ा से अपना राज को चला लेते हैं। बाद में नीतीश कुमार जी का एंट्री 2005 में हो जाती है। वहाँ पर नीतीश कुमार जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और वे क्या करते हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम जो था, जैसे कि गुंडागर्दी और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सबको वे सुधार देते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों के बीच में मतलब अच्छी भावना वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो गया आरजेडी का जो किया हुआ काम था 15 साल के कालखंड में। काफ़ी लोग डरे हुए रहे, काफ़ी लोग नाराज रहे। अब देखिए, नीतीश कुमार जी 20 साल तक राज कर चुके, ठीक है। 20 साल के बाद भी इस बार 2025 में जो अभी जो रिजल्ट आया है वहाँ इलेक्शन का, इसमें फिर से नीतीश कुमार को बहुमत मिल गया, और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को फिर से वही निराशा हाथ लगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि 20 साल के बाद भी वहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं कि कभी जंगल राज हुआ करता था? कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। तो अगर ऐसा देखें, आज के दिन में जो नए जनरेशन वाले लोग हैं, क्योंकि हम जो घटनाएं जो बोल रहे हैं सब 90 से लेकर के 2005 तक की घटना है। तो सपोज कीजिए कि 2005 में जो लोग जन्म लिए, या सपोज मतलब 95 में ही कोई लोग जन्म लिए, तो बहुत सारे जो बच्चे लोग थे उस समय इस चीज़ को नहीं समझ सकते थे। आज के दिन में यंग हो गए हैं, तो वे लोग चाहते हैं कि हाँ, शासन में बदलाव हो, परंतु उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है, कि हम वोट दें या नहीं दें। रीज़न क्या है अब आप समझिए। आज के दिन में लालू यादव जी एक्टिव नहीं है आरजेडी में। उनके जो पुत्र हुए छोटे, जो मतलब तेजस्वी जी, वे इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आज के दिन में तेजस्वी जी के ऊपर लोगों का फोकस है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो तेजस्वी जी का जैसा एक्ट होगा, जो वे करेंगे, लोग उस बात के ऊपर जज करेंगे कि अभी आरजेडी के ऊपर हम विश्वास करें या नहीं करें। अब तेजस्वी जी का क्या बिहेवियर रहा है यहां पर, ये देखिए। छोटा छोटा हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। एक बार तेजस्वी जी एक मछली खाते हुए अपना एक फोटो डाले थे। ये बहुत नॉर्मल घटना है। अगर हम आप अगर कोई दूसरे व्यक्ति अगर इस तरह का फोटो अगर डालें तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। पर जब आप नायक होते हैं, लोगों के नेता होते हैं, लीडर होते हैं, तो आपका हर एक बात का अलग मतलब निकाला जाता है। तो जो मछली खाते हुए श्रावण के महीने में जो फोटो डाला गया था, उसका मतलब क्या था? क्या सिर्फ फोटो डालना था? नहीं, लोगों के बीच में ये मैसेज गया कि वह चिढ़ा रहा है लोगों को, ठीक है, कि हम सावन में भी खा रहे हैं। आप किसको चिढ़ा रहे हैं? वे सब लोग, देखिए, हम जात पात का बात नहीं कर रहे हैं, वे सब लोग जो ये मानते हैं कि श्रावण में मांस नहीं खाना चाहिए या हम नहीं खाएंगे, और आप वहाँ पर फोटो के साथ में दिखा रहे हैं, तो लोगों की भावना आहत होती है उस समय। आपको ये चीज़ से वहाँ पर बचना चाहिए। आप देखिए, गलत बयानबाजी। अब गलत बयानबाजी का क्या मतलब है? गलत बयानबाजी का मतलब है कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोल देते हैं, ठीक है, अपशब्द बोल देते हैं। जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बारे में भी वोट चोर, गद्दी छोड़ या कुछ बहुत कुछ बोल देते हैं। अब ऐसे इस चीज़ को समझिए, आज के दिन में आपको
उस वोटर को अपने पक्ष में लाना है जो अभी, ठीक है, नीतीश जी या मोदी जी को वोट कर रही है। और ये वोटर अभी तक उतने नाराज नहीं हैं नीतीश जी या मोदी जी से। ठीक है, एक दो शिकायतें हो सकती हैं, परंतु उतने भी नाराज नहीं हैं कि आंख बंद करके आरजेडी को वोट कर देंगे या ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और उसमें जो उनके नायक हैं, जैसे नीतीश जी हो गए, मोदी जी के जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका वोट आपको चाहिए, अगर उनको ही आप गाली देंगे, पलटू चाचा बोलेंगे या फिर उल्टा पुल्टा, या फिर मोदी जी के माँ को अगर गाली दिया जाएगा, तो इसको कोई भी पसंद नहीं करता है। हमारे गांव में आज के दिन में भी अगर हमसे जो बड़े होते हैं उनको अगर हम तुम ताम करके अगर बोल देते हैं, तो हमारे जो बड़े लोग हैं वे हमको डांट देते हैं, मार देते हैं कि तुमको बोलने का तमीज़ नहीं है क्या। और वहाँ पर इतना कंटिन्यूअस बोला जा रहा है पलटू चाचा, पलटू चाचा। पर लालू यादव जी या उनकी जो पत्नी हैं राबड़ी देवी जी, एक शब्द ये नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तुम्हारे अंकल हैं, चाचा हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, परंतु वो जो संस्कार है जो बड़ों को देना है वो अपने जगह पर हो जाता है। तो लोगों के मन में ये भ्रम हो जा रहा है कि जब चीफ मिनिस्टर को ऐसा बोल सकता है तो फिर जो बाकी पब्लिक लोग हैं उनके साथ क्या स्थिति होगी। इसके बाद इलेक्शन के समय खास करके गलत प्रलोभन देना। अब आप खुद समझिए, एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम चांद तोड़ करके हम आपको दे देंगे, हर एक घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि इसको कोई विश्वास नहीं किया, सब लोग को ये लगा कि ये कटाक्ष कर रहा है, ये संभव नहीं है, जॉब नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, हर एक घर में एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। इसके जगह पर अगर ये बोले होते कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि हर एक व्यक्ति के घर में कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 रुपया का रोजगार क्रिएट हो, हम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पर उल्टा बोला जाने लगा, हम आपको नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका भी लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। ये लगा कि अभी झूठ बोल रहा है, बाद में पलट जाएगा तो क्या करेंगे। इसके बाद उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके अंदर मतलब एक दुष्टता आ गई, वे लोग मतलब रूड हो गए। वे ऐसा बोलने लगे, एक बार आरजेडी का सरकार आने दो तब हम तुमको दिखाएंगे। मतलब ये धमकी टाइप का ये माहौल बन गया। कुछ सही में भी हुआ और कुछ रील बना बना करके भी डाला जाने लगा। ठीक है, कहीं कहीं गांव में सही भी हुआ तो ठीक है, गांव में अगर कभी कभी दो लोग के बीच हो जाता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। पर रील में भी कुछ इस तरीका का दिया गया, कहीं कहीं स्टेज पे भी ऐसा देखा गया। तो ये भी जो चीज़ है लोगों को अच्छा नहीं लगा। वे सोचे कि अरे अभी तक आरजेडी जो है वो सुधरा नहीं है। इसके बाद उनके जो प्रवक्ता लोग थे जो टीवी पे आते थे, देखिए जब आपकी पार्टी एक बदनाम पार्टी टाइप की है जो कि अभी मुश्किल स्थिति में है, तो जो प्रवक्ता हैं उनको भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ठीक है, कभी भी पॉजिटिव बोलना है। जो वहाँ पर एंकर या वहाँ पे जो लोग और भी मतलब जो सम्मिलित हैं डिबेट में, उनके साथ आपको इज्जत के साथ पेश आना है। एक बार हम खुद देख रहे थे कि आरजेडी की एक प्रवक्ता थी, वो मैडम मतलब एक सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके साथ उलझुल बोलना शुरू कर दी। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी जी ज़्यादा कुछ बोले नहीं, वो समझ गए कि हाँ हर चीज़ को जवाब देना जरूरी नहीं है। पर क्या होता है, जो पब्लिक होते हैं ना, उनको ये समझ में आ जाती है कि मतलब उनका जो शीर्ष नेतृत्व कैसा है, उनके प्रवक्ता कैसे हैं, उनके सपोर्टर कैसे हैं, और ये सब से एक निष्कर्ष निकालने में एक आसानी हो जाती है कि ये पार्टी का अभी तक चरित्र कैसा है, इसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। ठीक है, और ये सब के कारण आप देखे होंगे गृह कलह, वो तो एक अलग कहानी है। तो देखिए ये सब जो चीज़ हम बोले हैं, जब तक आरजेडी इसके ऊपर फोकस नहीं करता है, अपना व्यवहार के ऊपर बदलाव नहीं करता है,
जब तक सबको सम्मिलित नहीं करता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो टीवी डिबेट में जो भाग लेते हैं, ठीक है, वे लोग संस्कार के साथ में अच्छी तरीक़ा से पेश नहीं आते हैं, लोगों को ये विश्वास ही नहीं होगा कि आरजेडी बदल गई है, क्योंकि आरजेडी ऑलरेडी मतलब मुश्किल फेज में है, वो ऑलरेडी बदनाम पार्टी है। उस बदनामी से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ अच्छा करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।